Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 13 on chapter number 3 that is object oriented programming. आज जो हमने देखना है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होता है। उसके बाद हम लोग C++ के और क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उनको वन बाय वन देखेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इंटीजर क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और हमारे पास एक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल का मैंने बताया था कि वो वैल्यू जिसकी हम लोग अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो चेंज हो सके, वो होता है एक वेरिएबल। लेकिन कांस्टेंट डिफाइंस अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर मैं लिख रही थी int a इज इक्वल टू 3, ठीक है, अब मेरे पास ये एक वेरिएबल है a इंटीजर टाइप का, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू है 10, ठीक है। मेमोरी में हमारे पास 4 बाइट्स का एक वेरिएबल बन जाएगा। उस 4 बाइट्स का क्यों? क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर है और उसके अंदर एक होल नंबर वैल्यू आ सकेगी। इंटीजर वेरिएबल का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन जब इस डेटा टाइप जो कि इंटीजर है, फ्लोट है, कुछ भी हो सकती है, करैक्टर है, इससे पहले अगर लग जाए कांस्टेंट तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट ना लगे, सिर्फ हम इतना सा पार्ट लें, तो मैं a को अगर बाद में 11 करूं तो मैं a की वैल्यू यहाँ पे ओवरराइट कर सकती हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर 12 करूं उसके बाद तो यहाँ पे उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन जब मैं किसी चीज़ से पहले, किसी डेटा टाइप से पहले वेरिएबल की कांस्टेंट लगा दूं, इसका मतलब है कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकेगी, ठीक है। A constant defines a variable whose value cannot be changed throughout the program, ठीक है। जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है, जब तक वो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान है, जब तक प्रोग्राम फुल एंड नहीं हुआ, इस कांस्टेंट के, इस a के अंदर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि a एक हमारे पास कांस्टेंट है। When the constant qualifier is used with a variable, it no longer remains a variable, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। लेकिन जब कांस्टेंट लग जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकेगी, वो एक कांस्टेंट बन जाएगा, ओके। और कांस्टेंट का सिंटेक्स क्या होता है? कांस्टेंट, पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं, फिर हम डेटा टाइप लिखते हैं जो कि हमारे पास इंट है। इस केस में जो एग्जांपल दी है मैंने, और वेरिएबल का नाम क्या है? a, और उसकी वैल्यू क्या है? 10। कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा सेम रहेगी। अब सिंटेक्स क्या होता है? वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, कि हमने किस तरह ये प्रोग्राम लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे वे बता रहे हैं। सबसे पहले कांस्टेंट लिखा जाएगा, फिर उसकी डेटा टाइप लिखी जाएगी, फिर वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा एंड देन कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दी हुई है कि एज 34 है, तो यहाँ पे डेटा टाइप लिखी हुई है, ये उसकी, सॉरी, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे डेटा टाइप लिखी हुई है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये डेटा टाइप लिखी हुई है, ये लेंथ लिखी हुई है और ये 7.5। इसका मतलब क्या है कि ये 34 कभी भी चेंज नहीं हो सकेगा। एक हमारे पास वेरिएबल है एज नाम का, इंटीजर डेटा टाइप का, मेमोरी के अंदर इसका, और इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी 34। इसी तरह एक हमारे पास लेंथ नाम का है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी 7.5, ओके। नेक्स्ट हमने देखना है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जब मैं कहती हूँ डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? जब मैं कहती हूँ कि मुझे एक नंबर चाहिए और उसकी, कोई भी नंबर चाहिए और उसकी वैल्यू हो 3, ठीक है, मैंने दो नंबर्स को ऐड कराना है, 3 + 4 करना है, तो मुझे मेमोरी में इस 3 नंबर को कहीं सेव करना पड़ेगा, इस 4 नंबर को भी कहीं सेव करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्योंकि होल नंबर्स हैं, तो ये दोनों क्या है? इंटीजर। हमने कल पढ़ा था इसके बारे में। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी क्या है? इंटीजर। इंटीजर क्यों है? क्योंकि ये होल नंबर्स हैं, ये कि डेसिमल में नहीं है, ये फुल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर कितनी जगह लेते हैं? 4 बाइट लेते हैं मेमोरी में। तो ये हमारे पास मेमोरी है। तो इन दो नंबर्स को होल्ड करने के लिए मुझे मेमोरी में स्पेस बनानी होगी और उसको कोई नाम देना होगा। मैं इसको ए दे देती हूँ
और इधर मैं एक और स्पेस बना देती हूँ और इसको मैं b नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं 3 डाल देती हूँ, इसके अंदर मैं 4 डाल देती हूँ। तो अब मैं मेमोरी में कोई जगह डिक्लेयर कर रही हूँ और उस जगह के ऊपर कोई वैल्यू डाल रही हूँ, ठीक है। ये होती है डिक्लेरेशन। मैंने बताया कि इसकी डेटा टाइप है इंटीजर, इसका नाम है a, ठीक है। ये खाली जगह डिक्लेयर करना, एक जगह बनाना खाली, उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। और जब मैं इस जगह के अंदर वैल्यू भी डाल दूं, a की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दी, ठीक है। जब सिर्फ जगह बनाना होता है डिक्लेरेशन, और उस जगह पे के ऊपर कोई वैल्यू डाल देना, ये होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे। सी प्लस प्लस में ऑल द वेरिएबल्स जिनको हम लोग यूज़ करने लगे हैं अपने प्रोग्राम में, उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर मैंने कोई काम करना है, मैंने 3 नंबरों को ऐड कराना है, मैं कहती हूँ a प्लस b प्लस c, ठीक है। 3 नंबरों को मैंने ऐड कराना है, तो पहले इन 3 नंबरों को, इन 3 वैल्यूज़ को मेमोरी में मुझे बनाना भी तो होगा ना, कोई ना कोई नाम तो देना होगा। तो ये हमारे पास आ गया a, ये हमारे पास आ गया b, और ये हमारे पास आ गया c, ठीक है। मेमोरी में बना दिया। इसको प्रोग्राम की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इंट a b एंड c। ये मैं अलग अलग भी लिख सकती हूँ, मैं पहले एक लाइन में लिख सकती हूँ इंट a, फिर मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने बताया था, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आगे सेमीकोलन लगाते हैं, इंट b इंट c। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिक्लेरेशन कर रही हूँ, मेमोरी में जगह बना रही हूँ। अब इनको जब मैं वैल्यूज दे दूंगी, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में मैं a को अगर कह देती हूँ 3 है, ठीक, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इन्होंने एक लाइन में डिक्लेयर किया है, मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया, ओके। a को 3 कह देती हूँ, b को 4 कह देती हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रही हूँ, कोई ना कोई वैल्यू दे रही हूँ। तो जब भी आपने किसी प्रोग्राम में किसी चीज़ को यूज़ करना होता है, तो उसको पहले डिक्लेयर करना और देन उसको कोई वैल्यू देना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक। ये डिक्लेरेशन मैंने आपको समझा दी कि डिक्लेरेशन क्या होता है, मेमोरी में जगह बनाना और देन उस जगह पे कोई वैल्यू डाल देना, वो होता है इनिशियलाइजेशन। जैसे हमने एक x नाम की इंट x हमने जब लिखा, तो मेमोरी में x नाम की इंट x लिखने से मेमोरी में x नाम की एक जगह बन गई जिसके अंदर आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डाटा टाइप x है। और ये होगी हमारे पास डिक्लेरेशन, और जब इसके अंदर 4 चला गया तो ये हमारे पास हो गई इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 5, ये कॉमा डला हुआ है। कॉमा डलने का मतलब क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की डाटा टाइप इंटीजर ही है, ओके। तो एक और जगह बन गई हमारे पास y नाम की, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया 5। तो ये मैंने पहले जब जगह बनाई तो डिक्लेयर हुआ, जब वैल्यू डाल दी तो इनिशियलाइज हो गया। और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है इंट z, कॉमिक्स से पहले हमारे पास इंटीजर लिखा हुआ है, इसलिए z भी इंटीजर है। ये z दिया और ये भी एक इंटीजर। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, तो हमने क्या किया, z वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ये x y z हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक। इसी तरह फ्लोट लेंथ, फ्लोट टाइप की, मतलब इस टाइप का मतलब क्या है कि इसकी डाटा टाइप फ्लोट है। इसके अंदर आप कोई डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे 12.5 है, 15.25 है, 0.0 है, ये सारे फ्लोट है। तो ये जब हम लिखेंगे फ्लोट लेंथ, तो लेंथ नाम की एक जगह बन जाएगी, और ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ, इसके अंदर वैल्यू डाल रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये सब हम लोग कर सकते हैं, कैरेक्टर को भी डिक्लेयर करा सकते हैं, फ्लोट को भी डिक्लेयर करा सकते हैं, इंट को भी डिक्लेयर करा सकते हैं, इनके अंदर वैल्यूज डाल के इनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, मेरे पास एक इंटीजर है। अब हमारे पास दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और दूसरी हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट।
टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है? एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना, ये होता है हमारे पास टाइप कास्टिंग। टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, देख समझे। एक इंटीजर डाटा टाइप है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ फ्लोट डाटा टाइप में। ठीक है, इंटीजर को फ्लोट में करना चाहती हूँ। ये मेरे पास एक डाटा है 3, मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ फ्लोट में, तो फ्लोट में हमारे पास वो क्या बन जाएगा 3.0। एक और मेरे पास डाटा है फ्लोट का 4.5, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ इंटीजर में, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा फ्लोट। इसी तरह मैं किसी और डाटा टाइप में भी कन्वर्ट करवा सकती हूँ। तो एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करवाने का मतलब होता है टाइप कास्टिंग। अब ये कन्वर्जन जो हो रही है दो तरीकों से हो सकती है, इम्प्लिसिट वे से भी हो सकती है और एक्सप्लिसिट वे से भी होती है। पहले हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, हमें कन्वर्ट खुद नहीं करना पड़ता, बल्कि वो ऑटोमेटिकली ही डाटा एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम टूल हमारा, जो कंपाइलर हमारा जिसको हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो खुद ब खुद ही उसको कन्वर्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, देखें। अब मेरे पास एक वेरिएबल है q, ठीक, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है 15 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो ये q है ना, ये फ्लोट टाइप का, ये मेमोरी है मेरे पास। मेमोरी के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल नेम है q और इसकी डाटा टाइप क्या है फ्लोट। ठीक है, मतलब कि q के अंदर जो डाटा आएगा वो फ्लोट टाइप का होगा। ठीक है, वो डेसिमल में होगा, वो उसके अंदर पॉइंट्स लगे हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं q को क्या कह रही हूँ 15 डिवाइडेड बाय 6। 15 भी एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, दोनों इंटीजर है। ओके, दोनों क्या है हमारे पास इंटीजर हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम लोग एक फ्लोट के अंदर, ये फ्लोट था, इसके अंदर 15 डिवाइडेड बाय 6 कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये डिवीजन होगी हमारे पास। ठीक है, रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, 15 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है हमारे पास 2.5। लेकिन जब ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगी तो पहले हमारे पास क्या बनेगा, ये क्योंकि इंटीजर पार्ट हम खाली लेंगे, इसका इंटीजर क्या है 2, खाली इंटीजर पार्ट लेंगे क्योंकि दोनों नंबर इंटीजर थे। तो जब ये डिवीजन हुई तो इसने भी एक इंटीजर दिया, लेकिन इसने स्टोर किसके अंदर होना है, इंटीजर ने क्यू के अंदर। रिजल्ट किसके अंदर स्टोर हो रहा है क्यू के अंदर। क्यू क्या है हमारे पास फ्लोट। तो जब इसने क्यू के अंदर स्टोर होना है तो ये अपने आप को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा और 2.0, तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास जो आ जाएगा वो 2.0 आ जाएगा। क्योंकि 5 तो ख़त्म हो गया ना, इसको तो पता ही नहीं चलेगा। जब ये डिवीजन होगी देखिएगा कि अच्छा मैं इंटीजर हूँ, ये खाली इंटीजर पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को ले लेगा, और ये बाद में इसने देखना है कि अच्छा मैंने फ्लोट में होना है, तो मैं अपने आप को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं 2.0 बन जाता हूँ। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हुआ, जो खुद ब खुद ही से हमारे पास कन्वर्जन हो जाती है, वो होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, कि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाना। जब इस टाइप की हमारे पास टाइप कास्टिंग होती है, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होती है, तो इसमें आप देखें कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आता। ठीक है, इधर 2.0 मेरे पास आया है। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें हम लोग खुद जो है कन्वर्जन करवाते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन कैसे करवाते हैं वो भी हम देखते हैं। एक हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर इसके अंदर यूज होता है टाइप नाम का, इसके थ्रू हम लोग कन्वर्जन कराते हैं। ठीक, अब मेरे पास वहां पे क्या था, q इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब C++ में हमारे पास क्या होता है, इंटीजर छोटा होता है, फ्लोट हमारे पास बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जो अगर हम लोग की यहाँ पे अगर एक चीज भी फ्लोट होगी,
तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्लोट बन जाएगी। ठीक है, अगर एक टाइप मेरे पास फ्लोट है तो दूसरी चीज़ अगर इंटीजर भी है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्लोट बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब मैंने क्या करवानी है, डिवीजन करवानी है और एक्सप्लिसिट वे में करानी है, मतलब कि मुझे खुद इस वैल्यू को, इस रिजल्ट को मुझे खुद फ्लोट बनाना है। ओके, पहले तो हमारे पास ये था ना, डिवीजन हुई थी एंड देन जब उसमें स्टोर हो रहा था तो खुद ब खुद ही फ्लोट बन गया। मुझे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं इस रिजल्ट को पहले खुद ही फ्लोट बना लूँ एंड देन क्यू के अंदर स्टोर करूँ। तो इस काम के लिए हम लोग टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को फ्लोट बनाना चाहती हूँ तो मैं उससे पहले लिख दूंगी फ्लोट, तो जो भी वो डाटा है, जो भी वो चीज़ है, वो फ्लोट बन जाएगी। अगर मैं किसी चीज़ को इंटीजर बनाना चाहती हूँ तो मैं उससे पहले लिख दूंगी इंट, वो चीज़ खुद ब खुद ही इंट बन जाएगी। यहाँ पर मेरे पास 15 है, मैं 15 को कहती हूँ कि फ्लोट बन जाए, तो मैं लिख दूंगी फ्लोट और 15। तो 15 मेरे पास इंटीजर है, वो बन जाएगा फ्लोटिंग वैल्यू, वो बन जाएगा 15.0। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास q में जब मैं इस तरह लिखूंगी q इज इक्वल्स टू फ्लोट 15 डिवाइडेड बाय 6। अगर एक वैल्यू भी मेरे पास फ्लोट होगी, ठीक है, मैंने बताया इंटीजर फ्लोट बन जाता है अगर एक वैल्यू भी फ्लोट हो। अगर एक वैल्यू भी मेरे पास फ्लोट होगी तो ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास फ्लोटिंग रहेगा। अब जब 15.0 डिवाइड बाय 6 होगा तो वो हमें रिजल्ट देगा, जैसे मैंने पहले कहा था 2.25। ठीक है, पहले हमारे पास 2.25 में से खाली 2 ले रहा था क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू इंटीजर थी। अब हमारे पास एक वैल्यू फ्लोट है तो वो अब पूरे का पूरा जो 2.25 है उसको लेगा। ओके, एंड देन उसको क्यू में स्टोर कर देगा। क्यू भी एक फ्लोट है तो वो पूरी की पूरी इस वैल्यू को अपने पास सेव कर लेगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू 2.25। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। ठीक है, कि अगर मैं एक चीज़ से पहले भी फ्लोट लगा दूंगी तो मेरे पास जो ओवरऑल रिजल्ट है वो फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ भी फ्लोट हो सकती हैं, मैं दोनों वैल्यूज़ को भी अलग अलग फ्लोट बना सकती हूँ, लेकिन अगर एक वैल्यू को फ्लोट बनाने से मेरा काम चल जाए तो मुझे दूसरी वैल्यू को फ्लोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए मैंने और भी काफ़ी प्लान किया हुआ था कि समझाना है, लेकिन आई होप कि इतना आपके लिए इनफ है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स फिर आपस में मर्ज हो जाएंगे। प्लीज़ थोड़ा थोड़ा डेली करा रही हूँ, इसको साथ साथ देखें, अदरवाइज आप लोगों के लिए इशू होगा, ये समझ नहीं आएगा। और अगर पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हुए तो वो पहले सुन लें, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, एंड देन इसको सुन के कवर कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ साथ साथ इसको करना, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।